हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच इज ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। 1000 सालों में हुए चेंजेस को, बदलावों को ट्रेस करना, उनका पता लगाना। चैप्टर के स्टार्टिंग में आप देखेंगे आपको एक मैप दिया है और ये मैप है अ सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप ड्रॉन बाय द जोग्राफर अल इद्रिसी। अल इद्रिसी ने वर्ल्ड का एक मैप ड्रॉ किया था, उसका एक सेक्शन यहाँ पर आपको दिया है इन द 12th सेंचुरी। सेंचुरी मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। 12th सेंचुरी की अगर बात हुई है यानी कि 1200 से पहले जो 100 साल थे, विच मीन्स 1100 टू 1199 के बीच में उन्होंने ये मैप ड्रॉ किया था, शोइंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम लैंड टू सी। अब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, आप देखेंगे तो इंडिया इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, लैंग्वेज जो लिखी है वो भी दूसरी है। फिर एक और मैप आपको नीचे दिया है, इससे आप काफ़ी रिलेट कर सकते हैं। जो करंट मैप है हमारा इंडिया का, साउथ की साइड से वो ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखता है, हालांकि नाम काफ़ी चेंज है। कुछ एक जो हम रीड कर पा रहे हैं ये मंगोल लिखा है, देन दिस इज बगलाना। ओके, सो ये है द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम अर्ली 18th सेंचुरी, यानी कि उसके ऑलमोस्ट 600 ईयर्स के बाद, 600 साल के बाद ये एक और मैप ड्रॉ किया गया। अब ये जो दोनों मैप्स हैं, इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है ये अब हम रीड करेंगे। टेक अ लुक एट मैप्स 1 एंड 2, हम पहले ही देख चुके हैं। मैप 1 वॉज मेड इन 1154 CE कॉमन एरा, मतलब 1154 AD की ही बात हो रही है, क्राइस्ट के जन्म के बाद की। एक होता है BC बिफोर कॉमन एरा, तो वो क्राइस्ट के बर्थ के पहले जो ईयर्स हैं हम उनके लिए यूज करते हैं। बाय द अरब जोग्राफर अल इद्रिसी, तो अल इद्रिसी जो थे वो अरब जोग्राफर थे, इसलिए जो प्लेसेस के नाम इन्होंने लिखे हैं वो शायद अरेबियन में ही लिखे हैं। द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हेयर इज अ डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड, तो उन्होंने वर्ल्ड का बड़ा सा मैप बनाया, उसमें से यहाँ पर हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये मैप गिवन है। मैप 2 वॉज मेड इन 1720 बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर हम उस पर्सन को बोलते हैं जो कि मैप बनाता है, तो वो एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने ड्रॉ किया है दूसरा वाला मैप। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया, दोनों सेम ही एरिया के हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हैं, लेकिन दोनों मैप काफ़ी डिफरेंट है। इन Al Idarsi's map, South India is where we would accept to find North India। अब क्योंकि हम रीड नहीं कर पा रहे हैं, अदरवाइज जो अल इद्रिसी ने जो मैप बनाया है उसमें साउथ इंडिया की जगह नॉर्थ इंडिया के जो प्लेसेस है उसको इन्होंने शो किया है। जैसे कि श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप, उनके मैप में श्रीलंका टॉप पर है, और अगर हम मैप के अकॉर्डिंग देखें तो ये ईस्टर्न साइड होती है, वेस्ट टॉप में नॉर्थ होता है और साउथ, ऑल्दो श्रीलंका साउथ में है बट उन्होंने उसको टॉप में दिखाया यानी कि नॉर्दर्न साइड पर दिखाया है। एंड प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक, अरेबिक में उन्होंने प्लेसेस के नाम को शो किया है। एंड देर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज, उत्तर प्रदेश में से कन्नौज है उसको भी उन्होंने शो किया है। मैप 2 जो है वो नियरली उसके लगभग 600 साल के बाद बनाया गया, जिसमें कि जिस टाइम पर इन्फॉर्मेशन जो थी सब कॉन्टिनेंट के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा थी, चेंज हो गई थी। दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस, ये मैप हमें काफ़ी फेमिलियर लगता है, देखा हुआ सा लगता है। एंड द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड, और इसके जो कोस्टल एरियाज है अगर आप देखें थोड़ा क्लियर नहीं है, उसमें काफ़ी सारे प्लेसेस के नाम उन्होंने लिखे हुए हैं, तो काफ़ी डिटेल में कोस्टल एरियाज को शो किया गया इस मैप में। दिस मैप वॉज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयजेस, तो यूरोपियन सेलर्स जो थे, मर्चेंट्स वहाँ के जो व्यापारी थे, वो अपनी वॉयज के टाइम पर, समुद्री यात्रा के टाइम पर इस मैप को यूज़ करते थे, तो इसीलिए ही शायद यहाँ के जो कोस्टल लाइन के प्लेसेस हैं उन्होंने उसको इतना डिटेल में लिखा है ताकि वो सी से, समुद्र से इजीली लैंड तक पहुंच सके, उसके बाद अंदर तो वो पैदल चल के भी पता लगा सकते हैं कि कौन से प्लेसेस कहाँ पर है। लुक एट द एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ सब कॉन्टिनेंट ऑन मैप 2, मैप 2 में सब कॉन्टिनेंट के अंदर के जो एरियाज हैं उनको ध्यान से देखिए, क्या वो उतने डिटेल्ड है जितने की कोस्ट वाले हैं? सो नहीं। फॉलो द course of the river Ganga and see how it is shown. Why do you think there is a difference in the level of detail and accuracy between the coastal and inland areas in this map? इस मैप में जो कोस्टल लाइन के एरियाज हैं उनको इतना डिटेल में और इतने एक्यूरेसी से दिखाया गया जबकि अंदर ऐसा नहीं है। सो ऐसा क्यों है? बिकॉज जैसा कि यहाँ पर भी बताया गया, ये जो मैप है ये सेलर्स ने और मर्चेंट्स ने बनवाया था, तो वो ऑब्वियसली अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनवाएंगे, और क्योंकि उनका मेन जो मोटिव था वो कोस्ट पर पहुंचना था, सो इसलिए कोस्ट में जितने भी पोर्ट्स हैं, जितनी भी रिवर्स हैं, उनको काफ़ी डिटेल में यहाँ पर बताया गया है इस मैप में। इक्वली इम्पॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफरेंट इन द टू पीरियड्स, और इक्वली इंपॉर्टेंट ये भी है कि इन दोनों पीरियड में जो साइंस थी कार्टोग्राफी की वो काफ़ी डिफरेंट थी। When historians read documents, maps and text from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which information about the past was produced.
सो जब हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिखते हैं तो उस टाइम वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को, मैप्स को, टेक्स्ट को रीड करते हैं, और वो टेक्स्ट, वो मैप्स, वो डॉक्यूमेंट्स जिन्होंने लिखे हैं, जो उनके ऑथर रहे हैं, उनका कुछ उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी रहता है, उनका खुद का पर्सपेक्टिव होता है, थोड़े से प्रेजुडिस भी होते हैं। तो उन सभी को अलग करके हिस्ट्री को एक न्यूट्रल वे में प्रेजेंट करना, ये हिस्टोरियंस का काम है कि क्या एक न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन निकाल के वो उसमें से हमारे सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज. If the context in which information is produced changes with time, what about language and meanings? हमने देखा कि इन्फॉर्मेशन जिस कॉन्टेक्स्ट में प्रोड्यूस की जाती है वो ओवर द टाइम चेंज हो जाते हैं, तो आप लैंग्वेज और उनके मीनिंग के बारे में क्या कहेंगे? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो एग्जिस्ट करते हैं उसमें वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस हैं जो कि चेंज हो गई है काफ़ी हद तक ओवर द ईयर्स, कुछ सालों में। जैसे कि हम बात करें मीडिएवल पर्शियन की, फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। पर्शियन जो लैंग्वेज है जो मीडिएवल पीरियड में थी और जो आजकल मॉडर्न पीरियड में है, दोनों में काफ़ी चेंजेस हैं। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी, और उनके सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी में ही चेंजेस नहीं है, वर्ड्स के जो मीनिंग है वो भी चेंज हो गए हैं ओवर टाइम। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हिंदुस्तान आप ले लीजिए। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। हिंदुस्तान से आज आप क्या समझते हैं? भारत देश। When the term was used in 13th century by Minhaj-e-Siraj, a chronicler who wrote in Persian, 13th century में ये टर्म जब यूज़ की थी मिनहाज-ए-सिराज ने, जो कि पर्शिया में लिखते थे, he meant the area of पंजाब हरियाणा and the lands between the गंगा and यमुना। तो हिंदुस्तान से उनका मतलब था पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का जो एरिया है उससे, वो उनके लिए हिंदुस्तान था। He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominions of Delhi Sultan। दिल्ली सुल्तान के अंडर जो एरिया था वो उसको हिंदुस्तान बोलते थे, और वो एरिया ऑब्वियसली शिफ्ट होता रहा, कभी कभी एक्सटेंड हुआ। जब दिल्ली सल्तनत का एक्सटेंशन हुआ, कुछ एरिया अगर उन्हें लूज कर दे तो फिर वो हिंदुस्तान का पार्ट नहीं रहा। बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया, लेकिन इस टर्म में कभी भी साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया। बाय कॉन्ट्रास्ट, लेकिन अगर हम इसका उल्टा देखें, इन दी अर्ली 16th सेंचुरी, फिर उसके 300 साल के बाद 16th सेंचुरी में बाबर यूज्ड हिंदुस्तान to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो लोग रहते थे, वहाँ की, यहाँ की जो जोग्राफी थी, यहाँ के जो फौना, पशु पक्षी थे, जो कल्चर था, बाबर ने उसके लिए यूज़ किया वर्ड हिंदुस्तान। एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, जैसे कि चैप्टर में आप बाद में देखेंगे भी कि ये कहीं ना कहीं सिमिलर था जिस तरीके से 14th सेंचुरी में आमिर खुसरो, जो कि एक पोएट थे, उन्होंने हिंद शब्द को यूज़ किया था। While the idea of geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today। अब देखिए, जब बाबर के और ये जो दिल्ली सल्तनत और जो आमिर खुसरो के टाइम की बात हो रही है, उस टाइम पर इंडिया को एक जोग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी तो माना जाता था, लेकिन कोई पॉलिटिकल या फिर नेशनल मीनिंग उसके साथ अटैच नहीं था। ऐसा नहीं था कि पूरे जो देश के लोग हैं वो अपने आप को एक समझते हो या फिर कोई नेशनलिज्म की फीलिंग उनके अंदर हो। ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद हुआ। पहले क्या होता था, पूरे कॉन्टिनेंट पर अलग अलग जो राजा थे वो रूल किया करते थे। तब सिर्फ ये समझा जाता था कि ये जो इंडिया एक कॉन्टिनेंट है, इसमें जो लोग रहते हैं वो जोग्राफिकली और उनका कल्चर सेम है, एक कल्चर के लोग रहते हैं, तो ये इंडिया है। ओके, इंडिया एज अ पॉलिटिकल, जैसे हम देखते हैं कि आज एक देश है पूरा, वैसा कुछ नहीं था। ओके, हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी careful about the terms they use because they meant different things in the past। historians जो words अभी यूज़ करते हैं उनको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि पास्ट में उनके डिफरेंट मीनिंग्स रहे हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म फॉरनर, जैसे कि आप फॉरनर एक टर्म को ले लीजिए। इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट इंडियन। फॉरनर हम किन्हें कहते हैं? जो कि इंडियन नहीं है, कोई बाहर से आए तो आप कहेंगे ये फॉरनर है। इन द मीडिएवल पीरियड, लेकिन ये मॉडर्न पीरियड में ऐसा हुआ। मीडिएवल पीरियड में क्या था? अ फॉरनर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड say in a given village someone who was not a part of that society or culture। मीडिएवल पीरियड में फॉरनर, जैसे कि हिंदी में जिसको परदेसी और उर्दू में अगर कहे तो अजनबी कहा जाता था, एक ऐसे पर्सन को जिसको आप नहीं जानते, भले वो इंडिया का ही पार्ट है, इंडियन कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, गांव में आप रहते हैं, गांव के लोगों को आप जानते हैं, वो आपके लिए फॉरनर नहीं है, वो आपके लिए परदेसी नहीं है। लेकिन कोई दूसरी जगह से अगर आया, पहली बार आप उसको देख रहे हैं, तो उसको फॉरनर कहा जाएगा, उसको परदेसी कहा जाएगा। A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as foreigner। तो जो शहर में लोग रहते हैं, अगर कोई जंगल में रहने वाला आदमी उनसे मिलता है तो वो उनके लिए फॉरनर हो जाएगा। बट टू peasants लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरनर्स टू ईच अदर। लेकिन दो अगर किसान हैं, मान लीजिए आसपास खेत हैं उनके, वो एक दूसरे के लिए फॉरनर्स नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को जानते हैं। इवन दो दे मे हैव
हैड डिफरेंट रिलीजन और कास्ट बैकग्राउंड। हालांकि उनका कास्ट डिफरेंट हो सकती है, रिलीजियस बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब कि फॉरेनर का मतलब था वहाँ पर जो आपसे नोन ना हो, अननोन पर्सन। ओके, तो इसलिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं हिस्टोरियंस वो बहुत ध्यान से करते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइम पीरियड में हिस्ट्री के उनके डिफरेंट मीनिंग्स रहे हैं। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, हिस्टोरियंस के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, उन्हें जो जानकारी है हिस्ट्री के बारे में वो कहाँ से मिलती है। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट। हिस्टोरियंस डिफरेंट टाइप के सोर्सेज यूज करते हैं पास्ट के बारे में लर्न करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी। डिपेंड करता है कि किस पीरियड को वो स्टडी कर रहे हैं एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, और किस बारे में उन्हें इन्वेस्टिगेशन करना है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना सोर्स चूज करते हैं। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन। 6th क्लास में आपने पढ़ा इसके बारे में। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स। अब इस बुक में हम अगले जो 1000 साल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फ्रॉम रफली 700 टू 1750। ये मीडिएवल पीरियड का पार्ट है। क्लास 6 में जो हिस्ट्री थी आपकी वो थी एंशिएंट हिस्ट्री, क्लास 7th में आप पढ़ेंगे मीडिएवल हिस्ट्री, और क्लास 8 में मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, सो इन 1000 ईयर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यू विल नोटिस सम कॉन्टिन्यूटी इन द सोर्स यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। कुछ जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन थे वो वही है जो पिछली क्लास में थे। 6th क्लास में हमने देखा ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन उनको कॉइन से मिलती थी, एंड देन जो इंस्क्रिप्शंस हैं पत्थर के ऊपर जो लिखवाया हुआ था उस टाइम के किंग्स ने, वहाँ से। सो कुछ वही रहेंगे अभी भी। दे स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर जो है तब का, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जो मिलते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, लेकिन कुछ डिसकॉन्टिन्यूटी भी है, कुछ नए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी है। द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। मिडिएवल पीरियड में पेपर का यूज़ क्योंकि काफ़ी बढ़ गया था, तो बहुत सारे जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं हिस्टोरियंस के पास वो ज़्यादा हो गए हैं अगर हम कंपेयर करें एंशिएंट पीरियड से उसको। दे स्लोली डिस्प्लेस्ड other type of available information through this period. Paper gradually become cheaper, paper जो है वो सस्ता हो गया था, and more widely available. The value of paper, अभी आपको दो केसेस दिए हुए हैं कंपेयर करने के लिए। In the middle of 13th century, a scholar wanted to copy a book. 13th century में एक स्कॉलर था जो कि एक बुक को कॉपी करना चाह रहा था, but he did not have enough paper. उसके पास पेपर नहीं था, so he washed the writing of a manuscript. ही डिड नॉट वॉन्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट हम बोलते हैं हाथ से जो लिखा गया है पेपर के ऊपर वो जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उस टाइम पर प्रिंटर नहीं होते थे। सो उसने एक अपनी खुद की मैन्यूस्क्रिप्ट को वॉश किया, पेपर को सुखाया, ड्राई किया और फिर उसको यूज़ किया। पेपर की इतनी कमी थी तब। अ सेंचुरी लेटर, और उसके 100 साल के बाद, इफ़ यू बॉट सम फूड इन द मार्केट, अगर आप मार्केट में कुछ खाना खरीदने के लिए जाते हैं, यू कुड बी लकी एंड हैव द शॉपकीपर रैप इट फॉर यू इन सम पेपर। तो हो सकता है कि जो शॉपकीपर है वो पेपर में आपको लपेट के दे। तो इतना ज़्यादा जो पेपर है वो चीपर हो गया था और इतना वो इजीली अवेलेबल था अभी 100 साल के बाद ही। सो पीपल यूज्ड इट, लोगों ने पेपर को यूज़ किया टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स। क्रॉनिकल हम बोलते हैं हिस्ट्री में जो इवेंट्स रहे हैं उनको ऑर्डरली लिखना कि क्या हुआ इस रूलर के टाइम पर, इसने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं। लेटर्स लिखने के लिए टीचिंग ऑफ सेंट्स, साधुओं की जो टीचिंग्स थी, उपदेश जो थे वो भी पेपर के ऊपर लिखे जाने लगे। पिटिशंस, जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड फॉर रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, जो उस टाइम के वेल्दी लोग थे, अमीर लोग थे, वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करके रखते थे। रूलर्स रखते थे अपने पास, मॉनेस्ट्रीज में, टेम्पल्स में वो रखे जाते थे। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स, लाइब्रेरीज और आर्काइव्स में रखते थे। आर्काइव्स किसको बोलते हैं? एक जगह है जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स को स्टोर करके रखा जाता है। आज भी टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके खुद के आर्काइव्स होते हैं जहाँ पर वो अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन के जो रिकॉर्ड्स हैं वो रखते हैं। फॉर एग्जांपल आप बजट को ले लीजिए, हर साल बजट प्रिंट होता है और वो जो नेशनल आर्काइव है उसमें रखा जाता है। 1950 से अब तक जितने भी बजट्स हैं आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। सो दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल information to historians, but they are also difficult to use. difficult to use है अभी। ये क्यों है ये हम आगे पढ़ेंगे, आप खुद भी सोच सकते हैं। राजाओं ने अपने खुद के क्रॉनिकल्स लिखवाए हैं, तो उसमें जो स्क्राइब्स हैं वो ऑब्वियसली राजाओं की तारीफ ही करते थे। ऐसा भी हुआ है कि अगर सेम पीरियड के दो अलग अलग किंगडम के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उनको रीड करें तो वो टोटली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो हिस्टोरियंस को समझना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा सच है और कौन सा नहीं। बट इंफॉर्मेशन इस टाइम की काफ़ी थी, उनके पास बहुत सारी डिटेल्ड जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अवेलेबल थे। There was no printing press in those days, so scribes copied manuscripts by hand.
कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। सो स्क्राइब्स बोलते हैं जो लिखते हैं लोग, कॉपी करते हैं। सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते थे वो हाथों से। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क, अगर आपने कभी अपने दोस्त की कॉपी से होमवर्क कॉपी किया है तो आप जानते होंगे आसान नहीं है अगर आपके फ्रेंड की हैंड राइटिंग मेरी तरह बहुत अच्छी नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप समझ ही नहीं पाते कि लिखा क्या हुआ है, और मान लीजिए वो आपके पास नहीं है उस टाइम, तो आप गेस करेंगे, जो भी वर्ड आपको समझ में आएगा आप वही लिख देंगे। तो यही उस टाइम के जो स्क्राइब्स थे उनके साथ भी हुआ एज अ रिजल्ट। और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि आपकी कॉपी में और आपकी फ्रेंड की कॉपी में सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। कुछ वर्ड्स में कई बार सेंटेंसेस भी डिफरेंट लिखे होते हैं। सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपी करना भी सिमिलर वैसा ही है। एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, उन्होंने कुछ चेंजेस उसमें कर दिए। जो ओरिजिनल लिखी गई थी, जो उन्होंने लिखी अपनी कॉपी करके, वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। एक वर्ड चेंज कर दिया, कई बार सेंटेंस ही चेंज कर दिया इधर उधर। दीज स्मॉल डिफरेंसेस ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग। अब देखिए कुछ सालों के बाद फिर से किसी और ने उसको कॉपी किया मैन्यूस्क्रिप्ट को, उसने खुद से चेंजेस किए। जब ये कई सौ सालों तक हुआ तो जो एक्चुअली में फाइनली जो कॉपी आई वो ओरिजिनल से बिल्कुल टोटली ही डिफरेंट थी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकम सब्सटैंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट थी वो। अभी हिस्टोरियंस के सामने ये भी एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट है वो तो मिलती नहीं इजीली, और जो लिखी गई है उसके बाद कॉपी कर करके वो उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी सच है और उस पर कितना रिलाई किया जा सकता है, ये भी बड़ा मुश्किल है। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर्जन, अलग अलग जो वर्जन उनको रीड करना पड़ता है उनको, और फिर गेस करना पड़ता है कि एक्चुअली में जो ऑथर होगा इसका, जिसने ओरिजिनली इसको लिखा होगा, वो क्या कहना चाह रहा होगा। ऑन ओकेजन्स ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स, ऑथर्स जो अपने क्रॉनिकल्स को रिवाइज भी करते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड पर। द 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर, जो क्रॉनिकल को लिखते हैं उन्हें क्रॉनिकलर बोलते हैं। क्रॉनिकल मीन्स जहाँ पर इंपॉर्टेंट इवेंट्स लिखे जाते हैं किसी राजा के टाइम पीरियड में। जियाउद्दीन बर्नी रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356 में, उसने पहला क्रॉनिकल लिखा अपना, उसके बाद 2 साल बाद उसको रिवाइज किया। ये दो एक दूसरे से डिफरेंट थे बिल्कुल, लेकिन हिस्टोरियंस को पता ही नहीं था कि एक्चुअली में इसका कोई फर्स्ट वर्जन एग्जिस्ट भी करता है। 1916 तक 60s तक उन्हें ऐसा पता ही नहीं था, वो सेकंड वाले पर ही रिलाई कर रहे थे। इट रिमेन लॉस्ट इन द लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस, वो लाइब्रेरी के कलेक्शंस में खोया हुआ ही रहा, बाद में जाके उन्हें वो मिला। ओके, इस पिक्चर में आपको यहाँ पर 2 हैंड राइटिंग्स दिखाई हुई है। इसको आप देखेंगे काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, ये काफ़ी डेंस है और थोड़ा समझने में भी मुश्किल है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंड राइटिंग कुड मेक द रीडिंग ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक डिफिकल्ट। पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज में हैंड राइटिंग काफ़ी डिफरेंट है, तो उनको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। द नाश्तलिक स्टाइल ऑन द लेफ्ट, ये स्टाइल इसको नाश्तलिक बोलते हैं, ये कर्सिव है और ईजी टू रीड है। और एक है शिकस्ते, ये है शिकस्ते जो कि डेंसर है काफ़ी और थोड़ी सी डिफिकल्ट है पढ़ने में। उसके बाद ये एक फिगर आपको दी हुई है, अ पेंटिंग ऑफ अ स्क्राइब मेकिंग अ कॉपी ऑफ अ मनुस्क्रिप्ट। यहाँ पर एक मनुस्क्रिप्ट को कॉपी कर रहा है, ये एक स्क्राइब है। दिस पेंटिंग इज ओनली 10.5 सेंटीमीटर्स बाई 7.1 सेंटीमीटर, काफ़ी छोटी है ये साइज में, बिकॉज ऑफ इट्स साइज, क्योंकि छोटी है इसलिए इसको हम बोलते हैं मिनिएचर। मिनिएचर पेंटिंग वर्स समटाइम्स यूज टू इलस्ट्रेट द टेक्स्ट ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। दे वर सो ब्यूटिफुल, ये कई बार यूज़ की जाती थी मनुस्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है उसको शो करने के लिए, और ये इतनी ब्यूटीफुल थी दैट लेटर कलेक्टर्स ऑफन टुक द मैन्यूस्क्रिप्ट्स अपार्ट एंड सोल्ड जस्ट द मिनिएचर्स। ओके, सो बाद में जो कलेक्टर्स थे उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स को तो छोड़ दिया, वो मिनिएचर को ही बेचने लगे। मुगल पीरियड में अकबर के टाइम पर काफ़ी फेमस हुई थी मिनिएचर पेंटिंग। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ। रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं हमारे वो हम कवर करेंगे पार्ट 2 वीडियो में। ओके, होपफुली यहाँ तक जो चैप्टर है वो आपको क्लियर हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।